धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। बहुत दिनों बाद एक आंकड़ा आया है, इसलिए हम भी उस पर बात करना चाहते हैं क्योंकि वो आंकड़ा काफी चौंकाने वाला है। नरेंद्र मोदी को आपने देखा होगा, हमेशा बात करते हैं कि हमने डिजिटल इंडिया बना दिया है। डिजिटल इंडिया के उस दौर में 7 चरणों में मतदान कराया जा रहा है और हैरत की बात देखिए कि 19 तारीख को मतदान पूरा हो जाएगा। आंकड़े कब आएंगे? 23 मई को। क्यों भाई, 4 दिन तक क्या करोगे? तो ये कैसा डिजिटल इंडिया? सोचिएगा इनकी जुमलेबाजी जो है, कथनी और करनी में कितना फर्क है। जिस आंकड़े की मैं बात करने जा रहा हूं वो आंकड़ा जारी किया है एनसीआरबी ने। वैसे इन्होंने 2016 से तमाम आंकड़ों पर रोक लगा रखी है। अब हमें पता ही नहीं है कि हमारे देश में कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि अगर आंकड़ा आता तो इनकी सरकार की फजीयत आती। तो इन्होंने उस फजीयत से बचने के लिए तमाम आंकड़ों पर रोक लगा दिया। एनसीआरबी ने जो आंकड़ा जारी किया है, एनसीआरबी के बारे में आपको बता देता हूं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो पूरे देश की एक संस्था है जो तमाम क्राइम के आंकड़ों का डेटा तैयार करती है, पूरे उनके आंकड़े बना के रखती है। 2016 का उसने आंकड़ा जारी किया है और उस आंकड़े के बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल जो मानवाधिकार की संस्था है विश्व स्तर की, उसने बहुत सारी सवाल खड़े किए हैं, बहुत सारे, और उसने कहा है कि इनके आंकड़ों के 2016 के आंकड़ों के मुताबिक 90% के करीब जेलों के अंदर दलित, मुस्लिम या आदिवासी हैं। उसमें 70% ऐसे लोग हैं जिन पर सिर्फ केस चल रहे हैं, वो सजा याफ्ता नहीं है। पूरे आंकड़े क्या कहते हैं, किन किन जेलों की क्या स्थिति है और किस किस प्रदेश की क्या स्थिति है और किस किस राज्य में क्या क्या चीज़ें उभर कर सामने आ रही हैं और क्यों ये रिपोर्ट रोकी गई थी, इन सारे पहलुओं पर बात करेंगे। सियासत की बात अनीस अहमद खान के साथ के ताज़ा एपिसोड में। पहले मैं जानना चाहता हूँ कि एनसीआरबी ने जो आंकड़ा जारी किया है वो क्या है सर? एनसीआरबी ने 2015 में आखिरी आंकड़ा जारी किया था, 2015 में। जी। उसके बाद उसमें मतलब इनके सत्ता में आने के सिर्फ एक साल बाद उसके बाद पाबंदी, उसमें कई ऐसी चीज़ें थी और उसमें एक सबसे बड़ी जो सोशल मीडिया ने उधम किया था कि इसमें जातिगत आंकड़े क्यों किया आपने। अच्छा, ये एक दिलचस्प चीज़ है कि मतलब एनसीआरबी जो है वो धर्म और जाति के आधार पर आंकड़े पहली बार 2015 में तो वो रुक गया था एक किस्म से। अब 2019 में 2016 के आंकड़े पेश किए गए हैं। अच्छा, मतलब अभी 17 और 18 के बाकी अभी आए नहीं, अब वो आएंगे भी नहीं। अब तो अब दूसरी सरकार आएगी, देखा जाएगा। इसमें एक अगर देखने वाली बात है कि इन आंकड़ों में 55% जो दलित और आदिवासी ये विचाराधीन है, 55%। और बाकी के हैं जैसे जिस तरीके से आंकड़े आते हैं कि मतलब कुल कितनी जेलें हैं, कितने लोग बंद हैं, थोड़ा उस तरीके से बता पाएं। इन्होंने लिखा कि 1400 जेलों में 67% कैदी विचाराधीन है। नहीं, टोटल कितना? हाँ, वो 1400 जेलों के अंदर कितना टोटल? पूरा मैं बता रहा हूँ जो बंद है। इसके अलावा 1942 बच्चे भी जो है अपनी माओ के साथ जेल में रह रहे हैं। ये मतलब जिस तक एनसीआरबी ने अपना हिसाब से, मतलब ये वो बच्चे हैं, आसान अल्फाज में हम बता दें आपको कि माँ को सजा होगी है, बच्चा जो है दूध पीता है तो इसलिए वो भी सजा काट रहा है माँ के साथ। और इनमें मैंने देखा बिलासपुर में, छत्तीसगढ़ में था, कई बच्चे तो 10-10 साल के भी हो गए थे, वो भी बाहर नहीं निकल पा रहे थे। किस वजह से नहीं निकल पा रहे थे कुछ समझ भी नहीं पा रहा था, क्योंकि उनको देखेगा कौन ले जाएगा, कोई ले जाने वाला नहीं था। तो जेल अथॉरिटीज ने उनको एक बाहर की तरफ एक बना के थोड़ा सा वहां रख दिया था। मतलब वो भी सजा काट रहे थे एक किस्म से। इसके अलावा 1942 बच्चे, तो आप बता दें, जेल माताओं के। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 31 दिसंबर 2016 को अब आई रिपोर्ट, 31 दिसंबर को अभी जारी 31 दिसंबर तक की जो रिपोर्ट है वो अब आई है 2016। 4,03,303 कैदी जेल में बंद हैं। टोटल 4,03,1400 जेलों के अंदर बंद है। इनमें 1,35,683 दोषी हैं। मतलब उनको दोषी करार दिया गया है। और इनमें 2,09,350 विचाराधीन हैं। इसमें एक बात और बीच में बता दूं कि विचाराधीन वो है जो नासा के अंदर बंद है, और 30,089 निरुद्ध हैं। निरुद्ध जिनका मैं जानता हूँ, गुंडा एक्ट में निरुद्ध कर दिया जाता वो है। इससे पहले 2015 में जो रिपोर्ट आई थी वो धर्म के आधार पर थी, उसमें बड़ा हंगामा हुआ। तो वो रिपोर्ट उसके बाद इनको कहने का मौका मिल गया था कि इस तरीके से रिपोर्ट। पहला मेरा सवाल ये है, ये रिपोर्ट इसलिए मायने रखती है कि क्योंकि धर्म और जाति के आधार पर दी गई है।
हाँ। और इस पे 2015 के बाद से रोक लगा दी। एमनेस्टी क्या एतराज कर रहा है? एमनेस्टी कह रहा है कि कार्यक्रम जो एक इनकी असीमता बसु हैं हिंदुस्तान में, इंडिया में, उनका है कि 2/3 हिस्सा विचाराधीन कैदियों का है। देखिए 2/3 हिस्सा विचाराधीन कैदियों का, जिसमें मुस्लिम, दलित और आदिवासियों की संख्या सबसे अधिक है। ये निष्पक्ष परीक्षण और मानदंडों का खुला उदाहरण है। और इन मापदंडों का मानदंडों दिया इन्होंने, और खुला उल्लंघन है। और इन्होंने कहा कि ज्यादातर कैदी जो हैं वो नासा के तहत, एनएसए के तहत ज्यादातर बंद है। मैं आऊँगा चाहता हूँ उस पर। अब मैं थोड़ा सा चीज़ों को दूसरे तरीके में समझना चाहता हूँ। आंकड़े रोकना, इसके पीछे क्या सोच हो सकती है जी? जब एक संस्था हमारी है, कोई संवैधानिक संस्था है, या कोई हमने एक संस्था बना दी कि ये आंकड़े देगी, 2015 में उसने आंकड़ा दे दिया जी, उसके बाद रोक क्यों लगाई गई? रोक तो अब ये तो चीज किसी से क्या डर लगता है? मतलब डर की बात है कि इनको अपनी पोल पट्टी आगे समझ में आती है कि क्या कर रहे हैं, कितने लोग नासा में। अब आपको एक बात बताते, इसी के साथ है कि अब आप थोड़ा सा आगे और आइए तो जेल में विचाराधीन कैदियों, इसी से समझ में आ जाएगा आपको। यूपी सबसे आगे है। नहीं, मैं प्रदेश में आऊंगा सर। हाँ। मैं प्रदेश वाइज जाऊंगा, आपसे पूछूंगा प्रदेशों की क्या ये सवाल रोकते क्यों हैं? ये सवाल रोकना क्या मतलब हुआ? ये सवाल ये इसलिए कि बहस ना हो समाज में। ये सवाल तो किसानों की आत्महत्या के बारे में भी चल रहा है कि जितने भी अभी आपने कहा कि ये सब आंकड़े रोके गए हैं, ये सोशल मीडिया और जो बुद्धिजीवी हैं और जो एक्टिविस्ट हैं वो इसी बात पे सवाल कर रहे हैं कि पहले तो हर साल आता था कितने विचाराधीन है, कितने नासा में पकड़े गए, कितने, एक रिपोर्ट निकाल दी थी इतने पे बलात्कार। नासा मतलब एनएसए कह रहे हैं सर, वो क्लियर आप समझ लीजिएगा। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो लगा हुआ, वो हिंदी में बोल रहे हैं उसको जी। तो कितने इसमें हुए, कितने इसमें हुए, तो हर साल आते थे, लोगों को पता। ये सन 2015 से यानी 2000, तो इन्होंने जानबूझ के रोका। आप देखिए 2014 में कब आए हैं? 2014 के बीच में आए, इन्हीं दिनों आए हैं। मतलब इनके आने के सिर्फ 1 साल बाद आए ना, फिर आगे सचेत हो गए, इन्होंने बंद कर दिया। इन्होंने बंद कर दिया। खैर अब मैं आगे समझ, प्रदेश वाइज क्या स्थिति है? प्रदेश वाइज देखिए, जेल में विचाराधीन जो कैदी मामले में यूपी सबसे आगे है। ठीक है। यूपी में 23.4% कैदी विचाराधीन है। इसके बाद बिहार आता है, 9.5% है। महाराष्ट्र में 7.7% है। ये आंकड़े 2016 के अंत तक के हैं, जिसके अनुसार विचाराधीन कैदियों की संख्या 3.6% की बढ़ोतरी हुई है। और देखिए ये आंकड़ा सिर्फ 2016 तक का है। मैं आपको बता दूं, जब से महाराष्ट्र सत्ता में बैठे उत्तर प्रदेश की, किस तरीके से यहाँ एनकाउंटरों का जो सिलसिला शुरू हुआ है, 6000 के करीब एनकाउंटर हो चुके हैं और करीब 70 के करीब लोगों को मौत के घाट उतार जा चुका है। आप उन 70 लोगों का अगर खाका देखें तो वो या तो पिछड़ी जाति से ताल्लुक़ रखते हैं, या एससी, या वो मुस्लिम है। अगर वो आंकड़ा है तो वो आंकड़ा इस एमनेस्टी की रिपोर्ट को जीरो कर देगा, क्योंकि 2016 तक जो हुआ है उसे नंगा नाच 2017 में हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर दिखाई दे रहा है। इसीलिए नहीं देते हैं जी, आप पूछे इसीलिए नहीं देते, इनका नंगा नाच सबको पता लग जाएगा। मैं आपसे समझना चाहता हूँ, क्या ऐसा मुमकिन है, हम बिल्कुल एकदम एक तरफा बात भी ना करें कि हाँ भाई हम ये कहें भाई दलितों को ज़्यादा अंदर जेल में डाल दिया है, आदिवासियों को ज़्यादा अंदर जेल में डाल दिया है, पिछड़ों को ज़्यादा डाल दिया, मुस्लिमों को, तो मानते हैं कुछ हद तक ये एक साजिश होगी, लेकिन कुछ हद तक ये भी तो होगा ना कि क्रिमिनल्स होंगे। विचाराधीन क्या हुआ? विचाराधीन तो मतलब जिसमें केस चल रहा है, केस चल ट्रायल चल रहा है, ट्रायल चल रहा है। तो आप एक ट्रायल इतना क्यों बढ़ रहा है कि लोग बाग, अब आपको बताएं दिल्ली के जेलों में 200 कैदी विचाराधीन है मुसलमान। तो अदालतों में जज नहीं है, दिक्कतें दुश्वारियां तो है ना, जनता से तो देखा जाएगा ना। जनता टैक्स देती है। आप जो वादा करते हुए आए थे कि हम बिल्कुल न्याय सुरक्षित कर देंगे, इस सरकार की बात कर रहे हैं जिसपे लोगों ने मैंडेट दिया था, अब वो सब चीजें भूल गए हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। जेलों की स्थिति, इन्होंने कहा है कि जेलों की स्थिति सुधार देंगे, ज्यादा दिन जेल में नहीं रहेंगे। इनका 2014 के मैनिफेस्टो में चीज है, ऐसी बात नहीं कि नहीं है। मैं जेल पे बात करना चाहता हूं। ये अभी तक जो ये बढ़ रहा है, और आपने फिर डाटा जो रोक दिया, एक चीज का डाटा नहीं रोका है, सब पे रोकते हैं, वो रोक दिया। मैं आप पे बात करना चाहता हूँ, जेल जेल जो बनाई गई थी वो सुधार के लिए बनाई गई थी, ना कि उसको मुलजिम बनाने के लिए बनाई गई थी। मैं आपसे आपका अनुभव जानना चाहता हूँ, बहुत लंबी पत्रकारिता का 40 साल का अनुभव आप लंबे रखते हैं, कि आपको लगता है एक भी मिसाल ऐसी मिली हो कि हाँ जेल में जाके उसको सुधारा गया कि वो क्रिमिनल बन के आया? ये बड़ा कठिन शब्द है, मतलब बात आपने पूछी है। जेल से निकल के आके जैसा कि आता है, जेल से निकलने के बाद ज़्यादा क्रिमिनल हो जाते हैं, सुधार बहुत कम लोगों में आता है। क्यों? दो चीज़ें होती हैं। जैसे जेल से जो निकल के आया उसको तो एक कह देते साला जेल में गया है, उसकी सामाजिक मान्यता नहीं होती है। दूसरी कोई, जैसे जिस तरीके से आप कहते थे हमें यहाँ पे काम सिखाएंगे, इनको अगरबत्तियाँ बनाना,
पेंट्री, नहीं, बिस्किट बिकता है दिल्ली में तिहाड़ जेल का, वो बिस्किट नमकीन बिकता है। तिहाड़ जेल की बात, वो तो किस तरीके से किसने किया क्या किया, वो केंद्र में है, उसको तो सब लोग लाके ढिठोरा पीटते हुए दिखा भी देते कि देखिए ये हमारा तिहाड़ का नमकीन बाजार में बिक रहा है, ये बिक रहा है। एक आध तो ये रखते हैं, बाकी कैदी जेलों की हालत अगर आप देखें तो सोने को जगह नहीं है। मैंने खुद देखा है छत्तीसगढ़ वगैरह में जाके, उसमें कोई बोलता नहीं हुआ, कोई जा नहीं पाता। हम लोग जाते थे, फ्रीक्वेंटली जाते थे, देखते थे वहाँ पे हालत। तो वहीं पेशाब कर रहे हैं, टट्टी जो है, मतलब उनके मानवाधिकारों का कोई वो नहीं किया जा रहा है। अब ऐसा आदमी सुधर के क्या निकलेगा? सुधर के नहीं निकले। दूसरी बात ये है, मैं जो पूछना चाह रहा था, शायद आप उस चीज़ को, मेरा मानना यह है कि जब तक वो जेल थाने नहीं गया, उसके दिमाग में एक डर रहता है। जब वो गया तो शायद उसके दिमाग से वो डर गायब हो जाता है और फिर वो उसी रास्ते पे चल निकलता है। ये भी एक वजह है। अकरम साहब, क्राइम आपने कवर किया है, 10-15 साल क्राइम कवर किया है, क्रिमिनल्स के साथ रहे, मिले हैं आप, पुलिस के साथ ही रहे नहीं हूँ, मतलब उनको रहे। हाँ बिल्कुल। एक जो क्राइम रिपोर्टर होता है वो क्रिमिनल के साथ भी रहता है, क्रिमिनल माइंडेड होना चाहिए। वो तब तक वो जाता नहीं, इन डेप्थ नहीं जाता कि इस आदमी ने मर्डर क्यों किया, कैसे पुलिस और पत्रकार जब तक क्रिमिनल माइंडेड नहीं होंगे वो पकड़ ही नहीं सकते। तो आप हमसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं कि जो कैद से छूट के आता है दोबारा जेल में क्यों जाता है, ये कि उसमें सुधार नहीं हुआ किसी तरीके से, और कई तरीके से नहीं होता, उसी करप्शन भी उसी तरीके से फैलता है। कई चीज, एक चीज नहीं कई चीज फैलती है। ये जो बढ़ोतरी हुई है 3.6%, ये अपने आप में खुद ही बोल रही है। साहब 2017 में तो और बड़ी आएगी। और मैं आपको बता दूं, अभी आपने यूपी की जेल का हाल देखा होगा, मुन्ना बजरंगी का बागपत की जेल के अंदर सुशील राठी ने मर्डर कर दिया, बताइए, जेल के अंदर। दूसरी खबर हमारे पास आ रही है देवरिया प्रतापगढ़ के पास से कि वहां पे अतीक अहमद किसी बड़े पैसे वाले को उठा लेते हैं और जेल के अंदर बुला के कहता है पैसा वैसा दो, उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। ठीक है, तो किस तरीके का जेलों में चल रहा है ये सुरक्षा गृह है, सुरक्षा गृह चल रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से बताया। तो एक डाटा आया, हम लोगों को लगा कि वो आंकड़े आपके सामने आने चाहिए। छोटी सी कोशिश थी, हमें लगा इन पर आप लोगों के बीच डिस्कशन होना चाहिए और समाज के अंदर एक डिस्कोर्स, पब्लिक डिस्कोर्स तैयार होना चाहिए। कैसी लगी? क्योंकि देखिए, जेल जो है वो सुधार गृह के लिए बनाया गया था, ना कि उसको ले जाके वहाँ पे क्रिमिनल बनाना है, इसलिए बनाया गया था। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दें इजाज़त।